हेलो, वेलकम दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका भान ई क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं मनोज पवार मिशन रीड फिर से लेकर के आया हूँ आपके सामने। जैसा कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं और आज का ये तीसरा और अंतिम वीडियो रहेगा जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बचे हुए सारे पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। अभी तक के 2 वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार से अस्तित्व में आई, कौन कौन से लोगों से उसका संबंध है, उसके नामकरण के संदर्भ में और साथ ही साथ उसके विस्तार को हमने देखा। अगले वीडियो में हमने प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों को जाना, उनकी विशेषताओं को जाना और उन तथ्यों पर गौर किया जहां से प्रश्न निकल करके आ सकते हैं। तो इसी क्रम में आज के इस वीडियो के अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार विशेष है और सिंधु घाटी सभ्यता के वो कौन सी विशेषता है जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता अन्य सारी विशेषताओं से भिन्न है। विश्व की समकालीन विशेष दूसरी जो सभ्यताएं हैं उनसे किस प्रकार से भिन्न है उसको जानने के लिए अगर सबसे पहला बिंदु हम देखेंगे तो सबसे पहला बिंदु निकल करके आता है नगर नियोजन। बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और ये बिल्कुल हम जानते हैं इस बात को। तो इस नगरीय सभ्यता में नगर नियोजन किस प्रकार का था और किस प्रकार वो अन्य सभ्यताओं से सिंधु घाटी सभ्यता को भिन्न बनाता है। देखिए, नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया इसका कारण मैं पहले वीडियो में क्लियर कर चुका हूं कि इसके जितने सभ्यता स्थल खोजे गए उसमें 6 प्रमुख नगर सभ्यता स्थल के रूप में हमें प्राप्त हुए, जिसमें से 3 भारत में और 3 पाकिस्तान में। क्रमवार में बता चुका हूं, घटते क्रम में हमने देख लिया नगरों के क्षेत्रफल के आधार पर। तो पहली चीज जो विशेषता निकल करके आती है नगर नियोजन। तो जितने भी पुरातात्विक स्थल हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, नगर नियोजन में अगर हम देखते हैं तो मुख्य रूप से ये नगर 2 भागों में बटे हुए हमें पाए जाते हैं। सबसे पहला है पूर्वी भाग। एक सभ्यता स्थल की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं हड़प्पा की, तो पूर्वी भाग जन सामान्य के रहने का स्थान या आवास का स्थान और पश्चिमी जो भाग है वह दुर्ग वाला भाग माना गया। इस प्रकार से नगर जो है 2 भागों में बटा हुआ। इसमें हमने देखा कि नगरीय क्रांति भी कहा गया क्योंकि 6 बड़े नगरों का इसके अंदर पता चलता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि नगर का विन्यास किस प्रकार से था। देखिएगा, नगर नियोजन तो एक शब्द निकल करके आता है यहां पर ग्रिड। कई बार एग्जाम में पूछी गई है इस चीज को, ग्रिड, जाल, या तीसरा वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टिकोण से, ऑक्सफोर्ड या ऑक्सफोर्ड पद्धति। आप इसे ग्रिड पद्धति कह दीजिए, आप इसे जाल पद्धति कह दीजिए या इसे आप ऑक्सफोर्ड पद्धति कह दीजिए। उस आधार पर नगर बसाए गए थे। इसका सीधा सा अर्थ हम इस तरीके से लगाते हैं कि जो सड़कें हैं, मुख्य सड़कें, वो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण यानी कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और ये जो संरचना बनती है इसे कहते हैं ग्रिड। जैसा कि आप भूगोल की क्लास में जानते हैं, देशांतर और अक्षांतर रेखाएं जहां एक दूसरे को काट कर इस प्रकार की संरचना, उसे भी सेम ग्रिड ही कहा जाता है। तो ये ग्रिड यानी आप देखिए इस प्रकार की जो संरचना बनती है, तो ये जो सड़क हैं वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। और जैसे कि मान लें यहां पर घरों की पंक्ति बनी हुई है, ये घर बने हुए हैं, तो ये मुख्य सड़क है और घरों के बीच में पतली गलियां भी होती थी। इस प्रकार से ये घर हैं, तो इनके जो दरवाजे हैं घरों के वो मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे की ओर स्थित पतली गलियों में खुलते थे। ये यहाँ के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता रही है। मात्र एक ऐसा नगर लोथल रहा है, लोथल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता है, लोथल। उस लोथल की विशेषता ये रही है कि वहां घरों के दरवाजे जो अन्य हड़प्पा स्थल है उसकी तरह गलियों में न खुलकर यहां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ये विशेषता लोथल की है। तो इस दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से एक और निकल करके आता है कि लोथल नगर नियोजन में अन्य नगरों की तुलना में किस प्रकार से भिन्न था। उसके बाद बात करेंगे सबसे उन्नत जल निकासी व्यवस्था।
कौन सी सभ्यता की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता। जल निकासी की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में घर से गंदा जल निकालने के लिए उन्नत और उचित जल निकासी की व्यवस्था नालियों द्वारा की गई थी। नालियों का निर्माण ईंटों द्वारा किया गया और नालियां ढकी हुई थी। इस प्रकार एक उन्नत नगरीय सभ्यता की यहां हमें झलक देखने को मिलती है। विश्व की उन्नत जल निकासी कह सकते हैं, विश्व की, न केवल भारत में मिली सभ्यता बल्कि विश्व की सबसे उन्नत जल निकासी व्यवस्था अगर किसी सभ्यता की है तो वो सिंधु घाटी सभ्यता की है। नालियों का निर्माण जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं ईंटों द्वारा किया जाता था, ईंटों द्वारा, साथ में चूने व गारे का प्रयोग भी होता था, चूने व गारे का प्रयोग। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा दो बातों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां ईंट के लिए और नालियों के लिए। यहां नालियां लकड़ी की मिली हैं, लकड़ी की नालियां, ये इसकी विशेषता है और यहीं से प्रश्न क्लिक करेगा। देखिएगा लकड़ी की नालियां कौन से पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से। और साथ ही साथ भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, कच्ची ईंटों का प्रयोग कहां किया गया है? तो कालीबंगा में। अलंकृत फर्श, ईंटों द्वारा अलंकृत फर्श निर्माण के अवशेष कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा से। और कच्ची ईंटों के प्रयोग और लकड़ी की नाली के कारण ही कालीबंगा को दीनहीन बस्ती की संज्ञा दी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती किसे कहा गया है? कालीबंगा को। तो यहां जल निकासी की बात कर ली मैंने और आपने देखा है कि मोहनजोदड़ो से वह स्नानागार जिसके अंदर एक कुंड, जिसको हम कह सकते हैं एज ए स्विमिंग पूल प्राप्त हुआ है, तो सीधी सी बात है जल उसमें भरा जाता होगा। तो जल रोधी ईंटों का प्रयोग भी किया गया जिसके लिए चूना और जिप्सम का प्रयोग किया जाता था उस परत को जल रोधी बनाने के लिए। बात करेंगे अगला, विशेष या बड़ी इमारतें, विशेष निर्मितियां, विशेष इमारतें। सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों से कौन कौन सी विशेष इमारतें प्राप्त हुई हैं? तो इसमें सबसे बड़ी इमारत की बात सबसे पहले करूंगा, वृहत अन्नागार, वृहत अन्नागार। और जैसे अन्नागार की बात करें तो 6-6 की पंक्ति में 12 अन्नागार तो मिले हैं हड़प्पा से, लेकिन बड़ा अन्नागार हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। और ये सिंधु सभ्यता के सभी स्थलों में मिलने वाला सबसे बड़ा इमारत या विशेष इमारत की श्रेणी में आता है वृहत अन्नागार, जो मोहनजोदड़ो से मिला है। एक दूसरी बड़ी निर्मिति जो हमको मिली है वो है वृहत या सामूहिक स्नानागार, स्नानागार, और ये भी हमें मिलता है मोहनजोदड़ो से। पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि इसी विशेष निर्मिति को जॉन मार्शल ने उस समय बनी हुई इमारतों में सबसे आश्चर्यजनक इमारत की संज्ञा दी है जॉन मार्शल। किसके बारे में कहा है जॉन मार्शल ने? मोहनजोदड़ो से मिलने वाले वृहत स्नानागार के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे आगे और अन्य चीजों की। देखिएगा इसके वृहत स्नानागार की मैं अगर लंबाई चौड़ाई की बात कर लूं तो 108 इंटू 180 फीट इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात हो गई। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बस इंपॉर्टेंट ये है कि वृहत स्नानागार बड़ा लगता है हमें सुनने में, लेकिन वृहत अन्नागार जो मोहनजोदड़ो का वो सबसे बड़ी इमारत है। उसके बाद में हमें स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। स्टेडियम कहाँ से मिला है सर? स्टेडियम के अवशेष कहाँ से मिले हैं? स्टेडियम के अवशेष हमें मिलते हैं गुजरात के एक हड़प्पा कालीन जगह से, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है धौलावीरा। ठीक है, साइन बोर्ड मिलते हैं वहां से। स्टेडियम इसलिए उसे खेल का मैदान, सिंधु घाटी सभ्यता का खेल मैदान कहा जाता है स्टेडियम के रूप में। ठीक है साहब। उसके बाद में बात करेंगे सभा भवन की। सभा भवन और महाविद्यालय के अवशेष, महाविद्यालय के अवशेष ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। तो ये कुछ विशेष निर्मितियां हो जाती हैं, विशेष इमारतें हो जाती हैं जो हमें सिंधु सभ्यता स्थल के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे भवन निर्माण की। देखिएगा भवन निर्माण को लेकर के चलेंगे। भवन निर्माण किस प्रकार का था? देखिएगा प्रश्न सारे इंक्लूड करेंगे हम इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक से रिलेटेड जहां से प्रश्न आ सकता है। देखिएगा भवन निर्माण में बाकी जो अतिरिक्त बातें होंगी उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। भवन निर्माण में देखिएगा पक्की ईंटों का प्रयोग,
पक्की ईंटें। अब ये पक्की और कच्ची ईंटें क्या होती हैं? वे ईंटें जिनको धूप में सुखाया जाता है प्रॉपर, या जिनको आग में पकाया जाता है, ठीक है ना। तो कच्ची ईंटों का प्रयोग सिर्फ कालीबंगा में किया गया है, पक्की ईंटों का प्रयोग अन्य सभी स्थलों में किया गया है भवन निर्माण के लिए। और ईंटों का अनुपात अगर हम देखें तो 4:2:1, यानी कि जो भी ईंट है उसका अनुपात ये रहेगा, अगर वो 4 सेंटीमीटर लंबी है तो 2 सेंटीमीटर चौड़ी होगी और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी, उसकी मोटाई इतनी होगी। इसके अनुपात में ईंटों का आकार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कच्ची ईंटों का प्रयोग कालीबंगा में। इसके अलावा भवनों की अगर मैं बात करूं तो भवन कुछ इस प्रकार के रहे होंगे। ये होंगे शब्द इसलिए मेरे द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा है। ये देखिए बड़ी सड़क है और ये पतली गली है पीछे, तो भवन का मुख्य द्वार यहीं पर खुलेगा और इस प्रकार से कमरे बने हुए होंगे। इस प्रकार से बीच का ये जो चौक है ये खाली होगा, यहीं पर कुआं हो सकता है पानी के लिए। और एक चीज जो सामूहिक परिवार बताता है, बड़े बड़े चूल्हे यहाँ से मिलना, सामूहिक स्नानागार यहाँ पर मिलना, ये इस बात का उल्लेख करता है कि यहाँ निश्चित तौर पर सामूहिक परिवार प्रथा रही होगी। वो समाज वाले टॉपिक में अभी बात करेंगे। उसके अलावा बड़े चूल्हे और कई स्थानों से, जैसे कालीबंगा से कुएं भी मिले हैं, घरों के अंदर कुएं कहां से प्राप्त हुए हैं? चबूतरे कहां से प्राप्त हुए हैं? चबूतरों के अंदर एक प्रकार से एक रैंक बनाकर उसके अंदर पशुओं की हड्डी भी प्राप्त हुई है, तो वो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अलंकृत फर्श जो प्राप्त हुआ है वो भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा, और एक अच्छी विशेष बात मैं यहां बता दूं जो विशेष निर्मितियों में शामिल होगी कि लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह माना गया। उससे विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं, फारस की मुद्राएं वहां से मिली हैं। लेकिन वहां मानव निर्मित गोदीवाड़ा मिला है, मनुष्य द्वारा निर्मित गोदीवाड़ा, तो वो भी विशेष निर्मितियों में जाएगा। गोदीवाड़ा, तो गोदीवाड़ा के अवशेष कहां से मिले? सिर्फ प्रश्नों और पॉइंट्स की बात करूंगा। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, लोथल भोगवा नदी के तट पर, यानी कि बात हो गई यहां पर विशेष निर्मितियों की। और एक विशेष चीज जो निर्मितियों में कहीं से नहीं मिली है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल नहीं मिला, वो है मंदिर के अवशेष। यानी सिंधु सभ्यता स्थल के किसी भी स्थान से मंदिर जैसे कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। लोहे से ये लोग अनभिज्ञ थे, यहाँ पर किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र नहीं मिले। ये इस बात के परिचायक है कि सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग हुआ करते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर घोड़ा जो अपरिचित माना गया है सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए। हालांकि कुछ ऐसे स्थान हैं जैसे सुरकोटदा से अस्थियां जरूर मिली हैं, लेकिन घोड़े का और कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण पशु जिसको हम गाय के रूप में जानते हैं, गाय से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी विवरण हमें सिंधु सभ्यता के किसी स्थल से नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है, वो मिलता है से भी इंपॉर्टेंट रहेगा इस एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिएगा, अब बात करेंगे यहां पर सामाजिक जीवन की, कि सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। देखिएगा समाज कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था। तो देखिएगा यहां पर समाज की बात कर लें, सामाजिक जीवन की बात कर लें। जैसा कि पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि समाज 2 प्रकार के होते हैं, मात्र सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक समाज किसे कहते हैं? मात्र सत्तात्मक समाज जहां नारी को महत्व दिया जाता है, और पितृ सत्तात्मक जहां पुरुषों को, लेकिन किस रूप में? पूजनीयता के रूप में, देवता देवी के रूप में। तो यहां हमें एक महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधा या पादप, गर्भ से निकलता हुआ पादप, इस मूर्ति को उर्वरा की देवी के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की हमें अगर कोई वस्तु यहां से मिली है, मतलब ये मात्र सत्तात्मक समाज को दर्शाता है। यहां से किसी भी प्रकार के पशुपति शिव मान करके जो मोहर पर जो अंकन मिला है, उसको हम पशुपति शिव यानी शिव की उपासना, ये भी एक इमेजिनेशन है जॉन मार्शल के द्वारा कि वही आदि शिव है, जो एक श्रृंगी बैल है वही शिव का नंदी है। ये जॉन मार्शल के शब्द है, जॉन मार्शल ने ऐसा कहा। तो मात्र सत्तात्मक परिवार, उसके अलावा जादू टोने में विश्वास, जादू टोने में, और जादू टोने में विश्वास है, उसका उदाहरण मिलता है हमें कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ऐसे कुछ स्थानों से मिट्टी के बहुत से ताबीजों का मिलना। पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास करते थे। और इसका एग्जाम्पल, क्योंकि देखिए यहाँ सारी चीज अंदाजे पे चल रही है, कोई भी चीज प्रमाणित या प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि सभ्यता से प्राप्त सैंदर लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। इस
इस कारण जो भी चीजें हैं वो इतिहासकार और पुरातत्वविदों का अनुमान अनुभव के आधार पर लगाया गया है। तो यहां कहा जाता है कि पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास करते थे। खान पान की बात करें तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन इन लोगों द्वारा ग्रहण किया जाता था। ये लोग शांति प्रिय थे, मांस मछली के शौकीन थे, क्योंकि उसका हमें कांसे का मछली पकड़ने का कांटा जो मिला है वो दर्शाता है कि मछली पकड़ना भी इनके शौक में, इनके भोजन में शामिल था। बात करेंगे पहनावे की, तो पहनावे में मैं आपको बता चुका हूं पहले के वीडियो में। अगर आपको एक शब्द याद रहा हो, सिंडन ऑब्लिक यूनान, यानी कि सिंधु सभ्यता ही वो स्थान था जहां से पहली बार विश्व में कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, और इसी कपास को यूनानी लोगों ने सिंडन नाम से संबोधित किया है। इसके बाद में यहाँ के लोग जो है उनके पहनावे में सूती वस्त्र, पहनावे की बात कर रहा हूं, सूती वस्त्र, कहीं कहीं पर सूती वस्त्र के छाप अवशेष के रूप में मिले हैं, जमीन पर सूती वस्त्र की छाप के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा बात करेंगे जैसे चन्हूदड़ों की, मैंने आपको बताया था चन्हूदड़ों को हम एज ए कॉस्मेटिक सिटी यानी सौंदर्य नगरी कह सकते हैं, क्योंकि वहीं से हमें क्या मिला है, लिपस्टिक और श्रृंगार पेटी और कांसे के दर्पण के अवशेष मिले हैं। यानी कि ये लोग सौंदर्य प्रिय थे, बिल्कुल सौंदर्य को महत्व देते थे, और स्त्री पुरुषों द्वारा आभूषण पहने जाते थे। आभूषण यानी कि यहां ये बात निकल करके आती है, सूती वस्त्र धारण करते थे, कपास की खेती यहां होती थी। लिपस्टिक, श्रृंगार पेटी, कंगा और कांसे के दर्पण मिलना, स्त्री पुरुषों में आभूषणों के अवशेषों को मिलना, इनकी सौंदर्य प्रियता को यहां दर्शाया गया है। अगली बात करेंगे मनोरंजन की। देखिएगा, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय अगर कृषि है तो द्वितीयक या दूसरे नंबर का प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन। तो निश्चित तौर पर ये अपने मनोरंजन के लिए पशुओं का ही उपयोग करते होंगे। यानी पशुओं से मनोरंजन किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, तो मनोरंजन के लिए क्या करते थे ये लोग, मनोरंजन के लिए पहली चीज तो हो गई, पशु है तो शिकार हो गया, शिकार, जुआ, पशुओं की लड़ाई, उसको देख करके ये लोग मनोरंजन को महसूस करते थे। मनोरंजन के लिए यहां ये बात हो गई। अंतिम संस्कार की बात करेंगे। अंतिम संस्कार, ये सारे सामाजिक जीवन के बिंदु बता रहा हूं मैं आपको। अंतिम संस्कार 3 प्रकार का होता था, मैंने बता दिया। हड़प्पा से हमें R37 नामक कब्रगाह मिला है, कब्रिस्तान मिला है R37, यानी कि वहां शवों को दफनाया जाता था। मोहनजोदड़ो से हमें किसी प्रकार का कब्रिस्तान नहीं मिला है, यानी वहां शवों को जलाया जाता था। और कालीबंगा जैसे स्थलों से हमें आंशिक समाधान के, कलश समाधान के अगर हमें उदाहरण मिले हैं या साक्ष्य मिले हैं, तो वो बताते हैं कि यहाँ 3 प्रकार के समाधान द्वारा शव का अंतिम संस्कार होता था, जलाकर, दफनाकर या पशुओं के सामने डालकर। बचे हुए अवशेषों को या तो जला दीजिए या गाड़ दीजिए। 3 प्रकार का अंतिम संस्कार का वर्णन यहाँ हमें मिलता है। लोथल से हमें 3 ऐसी समाधियां मिलती हैं जिनको हम युग्म शव या युग्म समाधियां कह सकते हैं। जोड़े में समाधियां कितनी, 3। तो प्रतीकात्मक समाधियां हमें कहां से मिली है, कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें प्रतीकात्मक समाधि मिली है, कालीबंगा प्रतीकात्मक। देखिए, प्रतीकात्मक आता है तो रहेगा कालीबंगा, और युग्म समाधियां कहते हैं तो लोथल। लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों साथ में आते हैं तो बिल्कुल आप उसको क्लिक कर सकते हैं। कालीबंगा और लोथल दोनों से हमें युग्म समाधियों के अवशेष मिले हैं। तो रोपड़ से हमें एक ऐसा समाधान का उदाहरण भी मिला है कि मनुष्य के साथ कुत्ते का शव, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिएगा, ये बात हो गई हमारे समाज की। अब मैं अगले बिंदु पर आता हूं, राजनीतिक जीवन। यानी कि सिंधु सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, या किस प्रकार से ये सारी जो सिस्टमैटिक व्यवस्था हमें इतनी देखने को मिली, उसके पीछे क्या वजह थी, क्या कारण था। देखिएगा, अधिकतर इतिहासकारों का मत है कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई ऐसा केंद्रीय सत्ता कार्यरत नहीं थी, क्योंकि ऐसा कोई अवशेष या साक्ष्य मिलना नहीं है। लेकिन वर्तमान में अगर देखें हम, तो कुणाल नामक स्थान हरियाणा में जो खोज हुई है, वहां पर हमें एक मुकुट के अवशेष मिले हैं, जो कहीं ना कहीं
केंद्र सत्ता को दर्शाता है, यानी ऐसी कोई शक्ति रही होगी जिसके द्वारा पूरे इस क्षेत्र का सत्ता नियंत्रण किया जाता था। लेकिन ये एक अतिरिक्त बात हो गई। लेकिन हम मूल बात पर आएंगे तो दो बड़े पुरातत्वविद के नाम यहां निकल करके आते हैं जिन्होंने अलग अलग मत दिए हैं। स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है, क्या कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है कि यहां पुरोहितों का शासन रहा होगा, पुरोहितों का शासन, जो कहीं ना कहीं राजतंत्र को या किसी एक वर्ग के शासन को इंगित करता है। जबकि एक अन्य पुरातत्वविद है जिनका नाम है हंटर, और हंटर ये कहते हैं कि यहाँ राजतंत्र नहीं जनतंत्र था। तो दो प्रकार के विचार, पुरोहितों का शासन यानी किसी एक वर्ग का, और जनतंत्र का शासन। और लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि यहाँ विभिन्न वर्ग के लोग समाज में मौजूद थे, जिसमें पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक। तो इसी बात से श्रमिक से मुझे याद आ गया कि श्रमिक आवास कहाँ से मिले हैं? श्रमिक व शिल्पी, अगर ऐसी ऐसी निर्मितियां मिली है तो निश्चित तौर पर शिल्पी वर्ग तो रहा ही होगा। तो ये जो श्रमिक आवास के अवशेष मिले वो हमें हड़प्पा से मिले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हालांकि मैंने बता दिया है। अब बात करेंगे हम आर्थिक पक्ष की। वो कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप थे जिसके द्वारा सिंधु सभ्यता के लोग अपनी आजीविका चलाते थे? देखिएगा, यहाँ व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं, विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वो व्यापार मुद्रा के आदान प्रदान से नहीं होता था, यानी मुद्रा विनिमय नहीं थी, वस्तु विनिमय व्यापार का आधार था। आर्थिक जीवन प्रमुख क्रिया कौन सी रहेगी? आर्थिक जीवन के लिए आर्थिक जीवन किस प्रकार का था? तो यहां देखिएगा आप, मुख्य व्यवसाय कृषि था, कृषि द प्राइमरी, कृषि प्रारंभिक या प्राथमिक या मुख्य व्यवसाय था। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो लकड़ी के हल जैसा कोई अवशेष हमें नहीं मिला है। हल का कोई अवशेष, लकड़ी के हल का अवशेष, केवल हमें मिट्टी का हल का खिलौना या नमूना मिला है। हल का खिलौना जो हमें मिलता है बनावली से हमें मिट्टी का हल का नमूना मिलता है। लेकिन फसल काटने के लिए संभवतः ये पत्थर के हंसिये का प्रयोग करते होंगे, पत्थर का हंसिया, कृषि कार्य के लिए पत्थर का हंसिया। अब देखिएगा, कृषि के सर्वप्रथम हमें अगर साक्ष्य मिले तो वो मिलते हैं हमें मेहरगढ़ अफगानिस्तान से। मेहरगढ़ अफगानिस्तान विश्व में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य। लेकिन अगर जुते हुए खेतों की बात करें, जुते हुए खेत, विश्व के सबसे पहले जुते हुए खेत, वो भी ग्रिड पद्धति पर एक साथ दो फसलें, कौन कौन सी? पिछले वीडियो में बताया मैंने, चना और सरसों। तो यहाँ ये भी बात निकल करके आती है कि सरसों की खेती का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है या कहाँ जानकारी मिलती है? तो कालीबंगा से ग्रिड पद्धति पर क्यारियां बनती थी जिसमें एक साथ दो फसल। तो जुते हुए खेत के विश्व के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं हमें कालीबंगा से, जो ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। चलिएगा, अन्य फसलों की बात करते हैं जिसमें मुख्य रूप से कपास सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों ने उगाई। उसके अलावा चावल के हमें अवशेष मिले हैं। कहां से मिले हैं? बिल्कुल, चावल के अवशेष हमें मिलते हैं लोथल से, और उसकी भूसी के अवशेष हमको मिले हैं रंगपुर से। उसके अलावा हमें जले हुए चावल के अवशेष मिलते हैं कालीबंगा से। उसके अलावा गेहूं, जो मैंने बताया मुख्य फसल है, हड़प्पा से मिले हैं इसके दाने या इसके अवशेष। इसके अलावा मटर, राई, तिल, तरबूज, खरबूज के अवशेष भी मिले हैं। कपास जो सिंडन नाम से जानी जाती है। इसके बाद में मैं बात करूंगा लोथल, रंगपुर, गुजरात, दोनों जगह से हमें चावल या चावल की भूसी के अवशेष मिले हैं। सरसों के अवशेष अभी बताया मैंने आपको, सरसों कालीबंगा से, ठीक है साहब। उसके बाद में बात करेंगे हम जुता हुआ खेत, कालीबंगा हो गया। मुख्य बात जो यहां निकल करके आती है वो ये है कि यहां के लोग गन्ने की खेती से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। देखिएगा, पशुओं में घोड़े से परिचित नहीं, गाय का कोई उल्लेख नहीं मिला पूरी सभ्यता के अंदर कहीं पर भी। लोहे के बारे में ये लोग जानकारी नहीं रखते थे, और गन्ने की खेती से ये लोग अपरिचित थे। और नहरी कृषि यानी नहरों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था का ज्ञान हमें अफगानिस्तान से मिलता है। कहां से मिलता है? अफगानिस्तान। और बता दूं, विश्व में सर्वाधिक अगर नहरी
भूमि कहीं पर है तो वो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में है। कारण क्या रहेगा, ज्योग्राफी के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, देखिएगा। अब बात करेंगे हम पशुपालन। पशुपालन, कृषि की बात हो गई। आर्थिक जीवन में पहला कृषि प्राइमरी, प्राथमिक, प्रारंभिक या महत्वपूर्ण। दूसरा रहेगा पशुपालन, और वैदिक सभ्यता में स्थिति उलट जाती है, कृषि हो जाता है सेकंड और प्राइमरी हो जाता है पशुपालन। तो ये एक अंतर निकल करके आता है वैदिक और सिंधु सभ्यता में, यानी आर्थिक क्रियाओं में भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। वहां पर पशु मुख्य व्यवसाय है, यहां पर कृषि मुख्य व्यवसाय। तो पशुपालन सेकंड, यानी कि दूसरा व्यवसाय है, व्यवसाय दूसरा व्यवसाय कृषि। उसमें देखिएगा आप, पशुपालन के अंदर कौन कौन से पशुओं से ये लोग परिचित थे। तो सबसे मुख्य जो पशु है, पूजनीय पशु है, एक श्रृंगी बैल, यानी कुबड़ वाला बैल। कई मुद्राओं पर इसका अंकन हुआ है, कुबड़ वाला बैल, जिसको एक श्रृंगी बैल कहते हैं। और इसी कुबड़ वाले बैल को जॉन मार्शल ने क्या कहा है कि ये वही नंदी है जो शिव की सवारी है। यानी कि कुबड़ वाले एक श्रृंगी बैल को नंदी किसने कहा, शिव का नंदी, तो जॉन मार्शल ने कहा है। और इसी जॉन मार्शल ने मुद्रा पर मोहर पर मिलने वाले अंकन पशुपति को क्या बताया है, आदि शिव बताया है। तो यहाँ पशुपालन में देख लेते हैं हम कौन कौन से पशु। कुबड़ वाला बैल सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा ये लोग परिचित थे, कौन कौन से जानवरों से परिचित थे, हाथी, गेंडा, भैंसा और बाघ, क्योंकि ये चारों ही जानवरों का अंकन कहाँ है, पशुपति वाली मोहर पर। पशुपति के साथ इन चारों जानवरों का अंकन भी उस मोहर पर किया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे, भेड़ से भी ये लोग परिचित थे, भेड़ को पालते थे। लेकिन कौन से जानवर के बारे में कोई अवशेष नहीं मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, गाय। वैदिक सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय, सबसे पवित्र पशु, लेकिन सिंधु सभ्यता के अंदर उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसके बाद बात करेंगे, घोड़े से ये लोग अपरिचित थे, घोड़े से अपरिचित। कभी कभी फिल्मों में भी कुछ अच्छी बातें बता देते हैं, फिल्मों में भी। अगर आपने मोहनजोदारो फिल्म देखी है तो उसके अंदर जब ऋतिक रोशन, जो उस फिल्म का नायक बताया है, वो जाता है और नई जगह पर वहां घोड़े को देखता है, तो वो पूछता है जिज्ञासावश कि ये क्या है, तो वहां उसको जवाब मिलता है कि ये घोड़ा है। यानी कि वहां पर भी ये चीज क्लियरली बताई गई है कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े को नहीं जानते थे। लेकिन घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष भी मिलते हैं हमको साहब, और वो मिलते हैं सुरकोटदा से। सुरकोटदा, ये सारी चीजें मैं क्लियर कर चुका हूं पहले वाले वीडियोस के अंदर, लेकिन यहां विशेषताओं की बात कर रहा हूं, वापस रिपीट करूंगा। घोड़े के अस्थि, घोड़े की अस्थि पंजर कहां से मिले हैं, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं सुरकोटदा से। तो बात करेंगे आगे कि और क्या चीज जो घोड़े से रिलेटेड मिली है, तो लोथल से हमें मरण मूर्ति मिली है घोड़े की। लोथल मरण मूर्ति, टेरिकोटा मरण मूर्ति कहां से मिली है, लोथल से, सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। चलिएगा और हम देखते हैं कि बलूचिस्तान का एक स्थान है, वहां से घोड़े के दांत के अवशेष मिले हैं। इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन ध्यान में रखिएगा, गाय से ये लोग परिचित नहीं थे, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि गाय का कहीं कोई उल्लेख या कोई साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। महत्वपूर्ण पशु पूछा जाए, पूजनीय पशु पूछा जाए, तो वो निकल करके आएगी बात, कौन सा पशु, एक श्रृंगी या एक कुबड़ वाला बैल, जिसको जॉन मार्शल ने शिव का नंदी कहा है, यानी शिव के नंदी की तुलना की गई है। मोहरों की बात करेंगे, मोहरे, तो मोहरे मुख्य रूप से, ये देखिएगा, मोहरे जो है मुख्य रूप से सेल खड़ी से बनी है, सेल खड़ी से। अब मोहरों से रिलेटेड 3 पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण, देखिएगा, मोहरे मुख्य रूप से किससे बनी है, सेल खड़ी से। और अधिकांश जो मोहरे मिली है वो हमें इस प्रकार मिली है, आयताकार या वर्गाकार रूप में मिली है। तो कहीं कहीं से बटन के समान भी मोहरें हमको मिलती हैं, बटन के समान। और मोहरों पे अगर पूछा जाए, 2018 रीट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, या उससे पहले वाले एग्जाम में, ईयर मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे प्रश्न ये पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा उसकी लिपि का प्रयोग या उल्लेख या लिपि का चित्रांकन हमें किन वस्तुओं पर या किन स्थानों पर मिला है, तो वहां से प्राप्त होने वाली मोहरों पर। और सबसे अधिक लिखित
अभिलिखित मोहरें कहां से मिली है? तो हड़प्पा से। सबसे अधिक मोहरें कहां से मिली हैं? तो मोहनजोदड़ो से। सबसे अधिक मिट्टी की मोहरें कहां से मिली है? तो कालीबंगा से। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे मोहरों से संबंधित। देखिएगा, सेल खड़ी से निर्मित, इसके अलावा देखिए सबसे अधिक मिली है हमें आयताकार मोहरें। उसके अलावा सबसे अधिक अगर मोहरें कहां से मिली हैं? तो मोहरें सबसे अधिक मिलती हैं हड़प्पा से। हड़प्पा। और कैसी मोहरें हैं ये? अभिलिखित, जिस पर अभिलेख लिखे हुए हैं, जिस पर अंकन किया गया है, ऐसी मोहरें हड़प्पा से मिली है। लेकिन सिर्फ मोहरों की बात करें तो सर्वाधिक कहां से मिली है? सर्वाधिक मोहरें तो वो मिलती है हमको मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो। अगर बात करें कि सबसे अधिक मिट्टी की मोहरें तो वो हमें मिलती हैं कालीबंगा से। और कालीबंगा से एक विशेष प्रकार की मोहरें मिलती हैं जिसकी तुलना हम मेसोपोटामिया की मोहर से करते हैं। और वो कैसी मोहरें? बेलनाकार। बेलनाकार मोहरें कहां से मिली हैं? जो मेसोपोटामिया के समान है, मेसोपोटामिया। तो वो मोहरें भी हमको कहां से मिलती हैं? कालीबंगा से। मोहरों से संबंधित ये कुछ बातें। इन पर अंकन किस किस का है? तो सर्वाधिक अंकन मोहरों पे होता है उस बैल का जो एक श्रृंगी, एक कुबड़ वाला बैल, एक कुबड़ वाले बैल का अंकन सबसे ज्यादा हुआ है मोहरों पर। इसके अलावा बाघ का अंकन है कहीं कहीं पर। देवी देवताओं की बात करें तो मैंने बता ही दिया है, पशुपति जिसको आदि शिव के रूप में माना गया है। सबसे अधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। और मैंने आपको बताया था कहीं कहीं से बटन के आकार की मोहरें मिली हैं, तो वो स्थान है लोथल, गुजरात। देखिएगा, यही चीज याद रखनी है, बटन के आकार की मोहरें मिली हैं लोथल से। बेलनाकार मोहरें मिली हैं कालीबंगा से। मिट्टी की मोहरें मिली हैं कालीबंगा से। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से। अभिलेखित मोहरें मिलती हैं हड़प्पा से। और मोहरें जो बनी है अधिकांश वो सेल खड़ी की बनी है और वर्गाकार या आयताकार फॉर्म में सबसे ज्यादा है। लिपि की बात मैं आपको पिछले वीडियो में कर चुका हूं, सिर्फ रिकॉल करूंगा। लिपि किस प्रकार की है? तो इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, जिसमें मूल जो चिन्ह है 64 के लगभग उनकी संख्या मानी गई है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है। और जो चित्राक्षर है उनकी संख्या 400 से अधिक है, जिसमें इस प्रकार का चित्रांकन यू आकार का और मछली का चित्रांकन सर्वाधिक मिला है, सबसे अधिक। इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। ये पहले दाईं ओर से बाईं और फिर बाईं से दाईं इस प्रकार की एक आकृति बनाती है, जिसको हम सर्प के समान सर्पिलाकार कह सकते हैं। जब गौमूत्र का विसर्जन करती है चलते हुए तो इस प्रकार की आकृति बनती है भूमि पर, तो इसे गौमूत्री लिपि भी कहते हैं। इसे ब्रेस्टोफेदम लिपि, ब्रेस्टोफेदम लिपि कहा है। किसने कहा है साहब? ब्रेस्टोफेदम लिपि बीबी लाल ने कहा है। इस लिपि को सबसे पहले पढ़ने का असफल प्रयास किसने किया? वेडन ने किया। भारत में किसने किया? तो नटवर झा ने किया। पिछले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन रिकॉल कर रहा हूं, सिर्फ ध्यान रखिएगा। और मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, आप जब चाहें इसे देख करके अगर लिखना चाहें, नोट करना चाहें, तो एक अच्छे नोट्स का कलेक्शन आपके लिए तैयार होगा, जो आपके रीट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करेंगे लिपि भाव चित्रात्मक हो गया। इसके बाद में आपको मैं बात बताऊं कि ये जो सभ्यता है, वीडियो के शुरू में कहा था इतिहास के 3 काल, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में आती है, क्योंकि यहां से पुरातात्विक स्रोत तो मिले हैं, उनकी जानकारी हमें मिल रही है। वहां से साहित्य यानी लिखित रूप में भी हमें कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए ये आद्य ऐतिहासिक वाले काल में मानी जाएगी। वेडन द्वारा 1925 में, बिल्कुल सत्य है, पहला प्रयास जो किया था असफल 1925 में वेडन के द्वारा, और भारत में नटवर झा। हालांकि आगे चलकर और काफी लोगों ने प्रयास किया होगा, लेकिन अब वो नाम वही ऐड होगा हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, जिसको सफलता मिल जाएगी। बाकी प्रयास तो चल रहे हैं, आज भी जारी हैं। चलिए वो अलग विषय है। धार्मिक जीवन की बात करते हैं, इसे साफ कर दूं एक बार मैं। धार्मिक जीवन तो पहले मैं बता चुका हूं, जादू टोने में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, प्रकृति के उपासक हैं, मात्र सत्तात्मक समाज है। तो एकेश्वरवाद, धार्मिक जीवन में हम इस चीज को समझ सकते हैं। धार्मिक जीवन यानी एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने वाले लोग। इसके अलावा यहां परम पुरुष और परम नारी, परम पुरुष परम नारी, देखिएगा आप दोनों
यहाँ हर चीज साक्ष्यों पर, अनुमान के आधार पर है। परम पुरुष में हम मान सकते हैं वही मोहर पर अंकित पशुपति। पशुपति की संज्ञा इसलिए कि चारों ओर पशु है और खुद उनके 3 मुंह है और सिर पर 2 सींग है। उस मुद्रा के ऊपर ये अंकन है, मोहर के ऊपर देखिएगा 2 रूप परम पुरुष का बता दिया मैंने। पशुपति के रूप में जो अंकन है, परम नारी यानी कि एक ऐसी मूर्ति का मिलना जिसमें गर्भ से, महिला के गर्भ से एक पादप का निकलना, उर्वरा की देवी के रूप में तो परम नारी। इसके अलावा शिव का तो मैंने बता ही दिया आपको। जॉन मार्शल ने इसको क्या कहा है? जॉन मार्शल ने कहा है कि साहब ये आदि शिव है और जो एक श्रृंगी बैल है वो शिव का नंदी है। तो ये लोग मात्र देवी के उपासक थे, मात्र देवी के उपासक, प्रकृति के उपासक कह दीजिए। काफी सारे पेड़ पौधों, पीपल वगैरह ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जिनको ये पूजा करते थे। ऐसे भी साक्ष्य हमें मिले। जादू टोना और इस तरीके के झाड़ फूक आदि का विश्वास करते थे। कई प्रकार के यहाँ से ताबीजों के अवशेष मिले और मिट्टी के ताबीज मिले हैं सबसे अधिक कालीबंगा के अंदर। तो देखिएगा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वीडियो वैसे काफी लंबा होता जा रहा है, लेकिन मैं इस लास्ट वीडियो के अंदर जितनी जानकारी हो सकती है आपको देना चाहूंगा, रिकॉल करना चाहूंगा। ऑल टॉपिक पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, विश्व की सबसे विस्तृत सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल करके आएंगे उसी पर हम चर्चा करेंगे। शांति प्रिय है, क्यों है? क्योंकि यहां से कोई हथियार नहीं मिला, मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिला, गाय से ये लोग परिचित नहीं थे, घोड़े से ये लोग अनजान थे, लोहे का ज्ञान इन्हें बिल्कुल नहीं था, कांसे की जानकारी थी इन्हें, यानी इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने वाली बात बनती है। तांबे के अंदर निश्चित अनुपात में सीसा जस्ता मिलाने पर कांसा धातु तैयार होती है। धातु गलाने की भट्टियां, निश्चित तौर पर धातु गलेगी तब किसी अन्य धातु में मिक्स होगी। इसके अवशेष मिलते हैं हड़प्पा से, श्रमिकों के आवास मिलते हैं हड़प्पा से। स्वास्तिक धर्म का परिचायक बना और आगे चल करके हम विश्व इतिहास में भी जानते हैं कि नाजी दल के झंडे पर भी स्वास्तिक का चिन्ह है, हिटलर वाला, ठीक है ना। तो स्वास्तिक का यहाँ पर मिलना, हड़प्पा से मिलना, चक्र का मिलना, क्रॉस का मिलना, ये सारी चीजें हड़प्पा से निकल करके आती है। मोहनजोदड़ो से बहुत सी चीजें मिली है, जैसे कि वो आपने देखा होगा काफी सारी बुक पे एक मंगोलियन पुजारी जिसकी नाक आगे से टूटी हुई, देखा होगा, बिल्कुल याद होगा आपको। छोटी क्लास के सामाजिक की बुक्स के ऊपर आगे फ्रंट में फोटो आता था, पहले उसका पिक्चर आती थी, तो वो मिला है। उसके अलावा कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कहीं ना कहीं स्त्री के महत्व को दर्शाती है। काफी सारी ऐसी चीजें जो हमको यहाँ से प्राप्त हुई स्पेशल निकल करके आती है। लेकिन पूरी सभ्यता की बात करें, ओवरऑल नगरीय सभ्यता है, बड़े बड़े नगर मिले हैं यहाँ पर, मात्र सत्तात्मक समाज की बात कही गई है, प्रकृति प्रेम की बात कही गई है। उसके अलावा अगर मुख्य रूप से बात करें तो कपास सबसे पहले उल्लेख कहां? सिंधु घाटी सभ्यता में। उचित और उत्तम नाली प्रबंधन कहां है? सिंधु घाटी सभ्यता में। ईंटों का प्रयोग, पक्की ईंटों का प्रयोग कहां पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। सिर्फ कालीबंगा को छोड़ करके बाकी सभी जगह पर ईंटों की नालियां है, कालीबंगा में लकड़ी की है। नगर का विन्यास देखें, नगर किस प्रकार के थे? 2 भागों में बटे हुए। जो पश्चिमी भाग है दुर्ग भाग, पूर्वी भाग है जन सामान्य के रहने वाला भाग। लेकिन धौलावीरा के अंदर हमें नगर के 3 भाग मिले हैं। कालीबंगा के अंदर दोनों भाग, जो दुर्ग वाला भाग है और सामान्य जन के रहने का भाग है, दोनों के और सुरक्षा प्राचीर है। तो कहीं पर एक जगह सुरक्षा प्राचीर है, अधिकांश जगह पर सिर्फ दुर्ग के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर है। तो इस प्रकार ये कुछ विशेष बातें जो सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य सभ्यताओं से अलग बनाती है। और विदेशी व्यापार कैसे? साहब बंदरगाह है लोथल के अंदर, कहीं पर हमें कालीबंगा के अंदर मेसोपोटामिया की मोहरों के समान मोहरें मिलना, बेलनाकार, बिल्कुल विदेशी व्यापार का। फारस की मुद्रा मिली है लोथल के अंदर, विदेशी व्यापार हो सकता है। कहने का मतलब ये एक बहुत उन्नत और बहुत बड़ी विस्तृत सभ्यता थी। तो फिर ये सभ्यता नष्ट कैसे हुई, इसका पतन कैसे हुआ? देखिए मैं बता रहा हूँ, सब अनुमान के आधार पर, जो प्रमाण मिलते हैं उसके आधार पर सिर्फ एक अंदाजा है, अनुमान है कि किस प्रकार पतन हुआ। तो काफी सारे जो इतिहासकार हैं, काफी सारे पुरातत्वविद हैं, ये कहते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा रही होगी। किसी ने कहा कि साथ कोई बीमारी आई होगी, कोई महामारी रही होगी। बिल्कुल अभी जैसा हम उस महामारी को भोग रहे हैं, जैसे कोरोना, 1.5-2 साल खराब कर दिए साहब, लेकिन फिर भी अभी भी जारी है और बचना जरूरी है। कहते हैं ना, स्टे होम स्टे सेफ, बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे हम लोग और कर रहे हैं, बिल्कुल कड़ाई से उसका पालन कर रहे हैं। इसलिए तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर के आए। इवन ऑफलाइन क्लासों में सब कुछ मिल जाता है, ऑनलाइन क्लास की आवश्यकता है और उसी वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुरूप ही हमारा एक प्रयास चल रहा है। तो देखिएगा, बिल्कुल बाढ़ आना ये भी एक कारण बताया गया है काफी सारे पुरातत्वविदों ने, लेकिन हम इस बारे में किसी प्रकार से श्योर नहीं है कि यह इतनी विकसित सभ्यता का पतन कैसे हुआ। बिल्कुल ये
क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आएगा वैदिक सभ्यता को लेकर, उसमें सबसे पहले मैं इसी बिंदु पर चर्चा करूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ, अनुमान क्या कहते हैं, साक्ष्य क्या कहते हैं, अंदाजे क्या कहते हैं। चलिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, अभी हमारा जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया। कुछ बात